बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी मोशनलेस प्रोटॉन ऑफ चार्ज E together with a much lighter electron charge negative E that orbits around it, bound by the mutual attraction of opposite charges. From Coulomb's law, the potential energy in SI units is given by this: V of R is equal to minus E square over 4 pi epsilon naught 1 over R. This is the potential energy of the electron in atom, and we have studied this earlier. The radial equation, as we discussed in previous videos, is this one. ये हमारे पास रेडियल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है इस टर्म की डेरिवेटिव ले लेते हैं। आर स्क्वायर एज इट इज़, इसकी डबल डेरिवेटिव, फिर आर की डेरिवेटिव और ये एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल हमने इस्तेमाल किया। बाकी जो है वी आर की जगह हमने ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी और बाकी टर्म एज इट इज़। ओके, अब डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक आर रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो ये टर्म्स है इस पे आर जो है यहाँ से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों के साथ तो आर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाता है, लेकिन इस पर जब आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इन दो टर्म्स के साथ आर स्क्वायर नहीं है। ओके, और अब आर हमने कॉमन ले लिया, इस टर्म को इस तरह लिख दिया इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लेट करते हैं कि के स्क्वायर जो है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर के इक्वल है, तो इस 2me और एच कट स्क्वायर की जगह हम माइनस के स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास 2m, ये जो 2me स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर आर है, आर को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो, और साथ में हम एक के भी लिख देते हैं, ये इक्वल करते हैं लेमडा के। तो अगर के यहाँ पे आ जाए तो लेमडा के किसके इक्वल हो जाएगा, 2me स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर। तो इस 2me स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर की जगह एच कट स्क्वायर आर तो बहरहाल इसी तरह रहने देते हैं और बाकी जो ये वैल्यू है इसकी जगह हम लेमडा के लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो लेमडा है इसकी वैल्यू me स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर के है, ये 2 नहीं है इसके साथ, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और फिर बाकी जो है हम लेमडा के लिखेंगे। यहाँ पे ये जो 2 है इसको आपने रिमूव कर देना है। ओके, उसके बाद नाउ लेट रो इज़ इक्वल टू 2kr। अब हम ये जो हमारा r का डिपेंडेंट है, सही है, हम इसको ख़त्म करके रो हम अपनी जो फंक्शन है उसको चेंज करते हैं, सही है। हम कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन को सिंपल से सिंपल बनाएं ताकि इसकी हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन बन जाए। तो हम इस दफ़ा क्या करते हैं, r की जो वेरिएबल है उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेट रो इज़ इक्वल टू 2kr। यहाँ से आप दोनों साइड की डेरिवेटिव लो, डी रो डी आर इज़ इक्वल टू 2k। और फिर आप क्या करें, ये जो डी आर और डी आर स्क्वायर है, अब रो के टर्म्स में इसको आपने फाइंड करना है, सही है। तो इसके लिए आप डी आर को बाय चेन रूल इस तरह लिख सकते हैं, डी आर और यहाँ पे डी रो। तो यहाँ पे ये जो डी आर है वो तो 2k है, तो इधर 2k लिखा और बाकी डी रो एज इट इज़ लिख दिया। अब और डबल डेरिवेटिव इसकी जगह तो हम ये वैल्यू लिखेंगे, लेकिन ये जो स्क्वायर है तो इसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर जब लेंगे यानी डबल डेरिवेटिव, तो दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी ये 2k तो कांस्टेंट है एज इट इज़, और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, इसकी d2r डी रो 2 और साथ में डी रो डी आर, क्योंकि अब हम रो को r के रिस्पेक्ट से जो है डेराइव करें। मतलब ये आएगा हमारे पास, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप dx dy
की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेते हो तो एक दफ़ा तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर y की x से अलग डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ कर दिया जिस तरह वो है, ठीक है। अब ये जो डी रो डी आर है ये तो 2k की इक्वल था, तो इस वजह से ये 2k क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो ये टर्म है इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद हम ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई डी रो डी आर और ये डी टू आर डी आर टू, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है। डी टू आर डी आर टू की जगह ये वैल्यू हमने पुट की, ये 4k स्क्वायर, ये देखें 4k स्क्वायर डी टू आर डी रो टू, और ये जो डी आर है इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की 2k डी आर डी रो। यहाँ पे देखें ये 2r इक्वेशन 2 में हमने पुट करनी थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ फिर से एक गलती है, ये 2r डी आर नहीं है बल्कि 2/r डी आर है, सही है। तो ये जो 2r है इसको आपने क्या लिखना है 2/r लिख देना है। मैं भी इसको फिर वापस सेट कर दूंगा, लेकिन आप इसको 2/r लिख दे। अच्छा, तो ये 2/r एज इट इज़ आ जाएगा और फिर डी आर की वैल्यू ये है, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज़ लिख देने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये टर्म एज इट इज़, ये माइनस के स्क्वायर, ये 2 लैम्डा k/r और ये r इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म, ये भी 2 2 4k स्क्वायर, मतलब ये भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। और इसके अलावा बल्कि हमने ऐसा किया कि ये जो r लिखा हुआ है ना, ये r रो अपॉन 2k है, क्योंकि रो किसके इक्वल था 2k r, सो यहाँ से r किसके इक्वल है रो अपॉन 2k, तो इस r की जगह हमने रो अपॉन 2k लिख दिया। यहाँ पे भी r की जगह रो अपॉन 2k, तो ये तो फिर रो स्क्वायर और 4k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, 4k स्क्वायर ऊपर रो स्क्वायर नीचे। यहाँ पे भी इसी तरह रो और 2k। अच्छा, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं 4k स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, यहाँ से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको 4k स्क्वायर पे डिवाइड कर दो तो k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे 1/4 बचेगा। यहाँ से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन रो, और ये r इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करते हैं एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। ये कौन सी सॉल्यूशन होती है जिसमें हमने सॉल्यूशन की बिहेवियर देखनी होती है लार्ज वैल्यूज़ पे, उसे हम एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लेट करते हैं कि रो जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो यहाँ से फिर 1/रो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसमें ये टर्म जो है 0 निगलिजिबल हो जाएगी, ये टर्म निगलिजिबल हो जाएगी, और ये तो हमारे पास ये बचेगा, ये तो 0 हो गए, तो ये आ गया हमारे पास। अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं r तो कॉमन ले लेते हैं, और ये d2 डी रो 2 इसको लेट करते हैं कि ये इक्वल है d स्क्वायर के। इस तरह की इक्वेशन की सॉल्यूशन हम इस तरह करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे d स्क्वायर माइनस 1/4 और r को हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इसकी सॉल्यूशन अगर हम देखें तो d स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, मतलब डी स्क्वायर माइनस 1/4 को अगर हम 0 की इक्वल कर दे तो डी स्क्वायर किसकी इक्वल है 1/4, और अगर ये हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस हाफ आ जाएगा, यानी एक हमारे पास प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। और ये जो इक्वेशन है इसकी जो सॉल्यूशन होती है वो ये होती है, ठीक है। r इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल D1 रो प्लस C2 एक्सपोनेंशियल D2 रो, तो ये हमने लिख दिए। और अब D1 की वैल्यू 1/2 है और इसकी माइनस 1/2 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन इज़ दिस वन, ये हमारी सॉल्यूशन हो गई। लेकिन इसमें हमने ये जो प्लस वाली है इसको निगलेक्ट किया, क्योंकि रो की बड़ी वैल्यू पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इस वजह से हम सिर्फ ये जो वैल्यू है ये लिख देते हैं सॉल्यूशन में। और अब ये तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन थी। अब जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में हम कंसिडर करते हैं कि इस वेव के साथ जो है इस वेव के साथ ज़ाहिर है एक कोफिशिएंट मौजूद है, वो एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है, सही है। तो इसके लिए हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, मतलब एक दफ़ा डी आर डी रो, ताकि हम वहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। सो सबसे पहले तो डी आर डी रो,
डी आर डी रो में हमारे पास जो डेरिवेटिव होगी, सबसे पहले तो इस f को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2। तो इसकी डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे f के साथ रो लिखा हुआ है, f डिपेंडिंग ऑन रो, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हम सिर्फ f लिख देते हैं, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 वापस वही है, और फिर माइनस रो अपॉन 2 का माइनस हाफ है, और फिर हम f की डेरिवेटिव लेते हैं और एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इन दोनों में एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 जो है वो कॉमन है, तो जब उसको हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे f अपॉन 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी एफ अपॉन रो। तो हम पहले ये डी एफ अपॉन रो को लिख देते हैं, फिर बाद में ये f अपॉन 2 लिख देते हैं। अब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसकी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और इसकी डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले इसकी डेरिवेटिव, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगी, और फिर इसकी डेरिवेटिव हाफ डी एफ डी रो हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा क्या करना है, दोबारा हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है, फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन थी इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो इसकी डेरिवेटिव तो आपको पहले से पता है, ये है। अच्छा, अब इन सब में एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 जो है कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बचेगी और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। फिर इसके बाद देखिए आप एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन है, हाफ और हाफ 1 बन जाता है, ठीक है। और बाकी जो है ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, सही है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, सही है, मैं आपको, ये इक्वेशन 3 थी, इसमें डी आर डी रो की जगह वो वैल्यू, और डी स्क्वायर आर डी रो स्क्वायर की जगह हमने वो वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, वैल्यूज़ देखते हैं, इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, और फिर दूसरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 अपॉन रो एज इट इज़, और इसकी वैल्यू 2 अपॉन रो एज इट इज़, और फिर डी आर डी रो की वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमने पुट कर दी, ठीक है। और बाकी जो इक्वेशन 3 के जो बाकी टर्म्स है वो हमने एज इट इज़ लिख दिए, ये देखें बाकी टर्म्स हमने एज दैट आर हमने लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़, आर की जगह हमने एफ एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे जो आर है इसकी जगह हमने ये इसकी जो सॉल्यूशन थी वो हमने लिख दी, और ये इक्वल है किसके, 0 के। अब इन सब में एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 फिर से कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म, और यहाँ पे ये टर्म, और यहाँ पे ये, तो बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ लिख दिए, एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 को हमने कॉमन लिख दिया। अब ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस रो अपॉन 2 है ये तो 0 है नहीं, तो फिर ये बाकी जो टर्म है ये फैक्टर ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़, और इसमें हम f को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा माइनस 1 अपॉन रो, और यहाँ से ये बचेगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ ये भी एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, लेकिन मतलब एक इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए हम एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी अब जो हमारी f फंक्शन है उसको हम g फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो f ऑफ रो जो है वो इक्वल है रो एल g ऑफ रो, तो ये हमारी एक नई फंक्शन होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा तो f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, और फिर उसकी डबल डेरिवेटिव भी लेंगे, ताकि हमारे पास हम इसकी जगह जो है उस फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर दे। तो एक दफ़ा तो डी एफ डी रो, इसकी डेरिवेटिव क्या है, एल ये जी ऑफ रो, अब सिर्फ जी हम लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है कि जी इज़ डिपेंडिंग ऑन रो, सो जी लिख दिया, और इसकी डेरिवेटिव, फिर उसके बाद रो एल लिख दिया, फिर जी की डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो डबल डेरिवेटिव में देखिए, इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दे और इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो पहले इसकी डेरिवेटिव और ये जी एज इट इज़, फिर इसके बाद ये एज इट इज़ जी की डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, पहले इसकी डेरिवेटिव एल रो एल माइनस 1 ये एज इट इज़ डी जी डी रो, और फिर आप जो है रो एल एज इट इज़ लिख देंगे और इसकी डेरिवेटिव लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो डी एफ डी रो वैल्यू है इसको हम
और ये d2f d2 इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 4 में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे ये आ जाएगी हमारे पास, ये d2f d2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, और फिर जो हमारे पास ये जो 2/रो है ना, 2/रो -1 ये एज इट इज़ लिख देते हैं। और फिर ये हमारे पास देखें इस तरह है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, रो एल d2g d2 ये हमने पहले लिख दिया, और फिर ये और ये जो है प्लस करके 2l रो l -1 dg d रो है, और फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने लिख दी, और फिर उसके बाद वो जो वहाँ पे 2/रो -1 है वो एज इट इज़ लिख दिया, और फिर df d रो की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, और उसके बाद ये आखिर में ये जो वैल्यू है ये लिख दी, और f की जगह फिर ये हमने लिख दी, ये f की जगह लिख दी। ओके, तो ये हमारे पास 0 की इक्वल। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो रो एल है ना, ये सब के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको इक्वल कर देते हैं। मिसाल ये एल है तो इधर l -1 है तो इसको भी l -1 कर देंगे, तो इसके लिए हम एक रो इधर लिखेंगे और रो l -1 लिखेंगे। ये जब दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वापस रो l बनेगा, 1 -1 0, तो वापस रो l बनेगा। और यहाँ पे ये तो ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। ये l -2 है ना, यहाँ पे रो l -2 है। अच्छा, ये तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये l -1 इसको हम रो पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखें आप, इसको हम रो पे डिवाइड कर देंगे तो ये रो वापस आके ऊपर वापस -2 बनेगा। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे फिर डिवाइड कर दिया, वापस -1 बन जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज़, यहाँ पे ये भी एज इट इज़, ये पहले से है l -1, और यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, ये ऊपर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो के l -1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास, बल्कि ये यहाँ पे है, सही है, ये यहाँ पे रो l है, इसको भी रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी वापस l -1, इसमें इसको भी हमने l -1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी रो l को हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह ये ऊपर हमने किया था। ठीक है, अब ये नीचे की टर्म आ जाती है। नीचे की टर्म में ये बाहर जाके रो l -1 हो जाता है, यहाँ से एक बाहर जाके रो l -1 और एक इधर यहाँ पे ही रखेंगे। ओके, अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसमें रो l -1 जो है वो हमारे पास क्या है, रो l -1 ये कॉमन है सब में, तो यहाँ से रो l -1 निकाल दो ये बचेगा, यहाँ से रो l -1 निकाल दो ये बचेगा, यहाँ से रो l -1 निकाल दो तो ये वैल्यू बचेगी, और यहाँ से भी रो l -1 निकाल दो तो हमारे पास ये जो बाकी वैल्यू है ये बच जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ से भी रो l -1 निकाल दो तो ये वैल्यू। अब ये जो रो l -1 है इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0। तो जब ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा, तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको जब 0 की इक्वल ले लिया, अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये टर्म तो एज इट इज़ लिख दिया। अब जो ये टर्म है इसको हम ऐसा करते हैं कि 2l + 1 और 1 को अलग कर देते हैं। ये 2 है ना, 1 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लेमडा -1 और ये -l, मतलब इस टर्म में से -l निकाल दो, फिर ये 2/रो l बाद में देखते हैं, -l निकाल दो, लेमडा -1 -l को इधर लिख दिया, और फिर इनमें 1/रो को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/रो को जब कॉमन लेंगे यहाँ से l -1 बचेगा, यहाँ से 2l बचेगा क्योंकि 1/रो हमने कॉमन ले लिया, और -l को तो पहले से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बचेगा, यहाँ ये तो हमने पहले से लिखा हुआ है, इसमें से 1/रो को हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ पे -l + 1 बचेगा। ठीक है, और ये जी, अब इसमें ये जब आप खोल देंगे तो ये 0 की इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा मल्टीप्लाइड विद g = 0। अब हमने क्या करना है, लेट लेमडा = n, तो लेमडा की जगह हमने अब यहाँ पे n पुट करना है। सही है,
और अब जो है 2l+1 को लेट करते हैं कि ये p के इक्वल है, सही है। और ये जो अच्छा इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको n+l-l लिख देते हैं। अच्छा, +l-l मीन्स 0, तो इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से क्या होगा, ये n+l और इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2l+1 आ जाएगा। अब n+l जो है वो n के इक्वल लेट करते हैं और ये तो p के इक्वल है ना, तो इधर अच्छा इसको n डैश के इक्वल कर देते हैं n+l को, क्योंकि लेमडा को हमने n के इक्वल, तो ये n डैश है, ठीक है। तो n डैश माइनस p और यहाँ पे फिर 2l+1 की जगह हमने p लिख देना था, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये एक हमारे पास एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम एसोसिएटेड लेगोरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसकी जो सॉल्यूशन है वो ये है g ऑफ रो। अब क्योंकि ये g पे डिपेंड कर रहा है ना, तो g ऑफ रो इज इक्वल टू सी एल रो एंड डैश रो, या रो सॉरी रो नहीं है, ये p है, क्योंकि यहाँ पे ये p है हमारे पास, ठीक है। तो p की जगह 2l+1 लिख दो और n डैश की जगह क्या लिखो, n+l डिपेंडिंग ऑन रो लिख दो। ओके, यहाँ पे c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो l है ना, l 2l+1 और nl, ये जो है ये लेगोरी पोलिनोमियल है, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय, ये लेगोरी पोलिनोमियल जो है इस चीज़ के इक्वल है, समेशन k डैश इज इक्वल टू 0 टू n-1 - l और फिर -1 रेज पावर टू k डैश +1 n+1 फैक्टोरियल स्क्वायर और रो रेज पावर टू k डैश, और नीचे फिर n-1 n-l-1 k डैश फैक्टोरियल 2l+1 k डैश फैक्टोरियल और k डैश फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, लेगोरी पोलिनोमियल की वैल्यू है। ओके, अब जो टोटल रेडियल वेव फंक्शन है वो किसकी इक्वल होगा, देखो रेडियल वेव फंक्शन तो r है ना, r की जो सॉल्यूशन आई थी जनरल सॉल्यूशन वो ये थी, और इसमें ये जो f था वो f किसकी इक्वल था, रो एल जी रो की इक्वल था। अब रो एल जी, अब रो एल को तो एज इट इज़ लिखेंगे और जी ऑफ रो की जगह ये जो सॉल्यूशन हमने निकाली थी वो हमने लिख देनी है, ये सॉल्यूशन हमने लिख दी, ठीक है। अब ये जब हमने लिख दी तो हमारे पास जो रेडियल वेव फंक्शन है वो क्या आ गया, c एक्सपोनेंशियल -ρ/2 रो रेज पावर टू l, और l की जगह और ये l हमने लिख दिया। अब हमारे पास रो किसकी इक्वल था, रो हमने लेट किया था रो इज इक्वल टू 2kr। अब इसमें जो k है आप यहाँ से k निकाल दें, ये देखें लेमडा हमारी m² 4πε0 h² k थी ना, तो k इधर ले आओ, लेमडा उधर, लेमडा की जगह आप n भी लिख सकते हो, सही है। तो ये k की वैल्यू है, ये r एज इट इज़ लिख दिया हमने, ये 2 भी एज इट इज़, ये r भी एज इट इज़, और k की जगह k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, पुट की। यहाँ से आप 2r/n को अलग कर दे और ये वैल्यू अलग कर दे। अब ये जो वैल्यू है ये 2r/n को एज इट इज़ लिख दे, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, 1/an की इक्वल है, यानी an जो है a नोड की इक्वल है, फिर a नोड इज़ बोर रेडियस गिवन बाय दिस, यानी आप इसको उल्टा कर देना तो ये बोर रेडियस है, ये हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब ये जो द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अब जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करेंगे काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 2/n a नॉट रेज्ड पावर टू 3n-l-1 फैक्टोरियल 2n+l फैक्टोरियल रेज्ड पावर टू 3, ये हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू। अब नॉर्मलाइज रेडियल आइगन फंक्शन क्या होगी हमारे पास, नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन वही है ना जिसमें हमने कॉफिशेंट की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये कॉफिशेंट की वैल्यू आ गई, और इसके बाद ये हमारे पास, अच्छा चले मैं इसको इस तरह लिखवाता हूँ। अच्छा, यहाँ एक गलती हुई है जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पे आपने इसके साथ स्क्वायर रूट भी लिख देना है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से जब हम सी वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इसके साथ ये स्क्वायर रूट भी लिख देना है, ठीक है। तो अब वो जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन था ये, यहाँ पे सी की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, ये हम पुट कर देते हैं, इसके साथ स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। इसको आप लिख देना है, आपने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिख देना है और यहाँ पे भी, और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हमने लिख दिए। ओके, अब यहाँ से हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास
यहाँ पे ये रो एल था, ठीक है, और अब रो की जगह हमने 2r/n ए नॉट लिख देना है। ये देखें, रो की जगह हमने क्या लिखा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 2r/n ए नॉट रेज़ पावर टू l, तो रो की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है हैंस नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस। अब नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करेगी r की वैल्यू पर और y, यानी ये हमारी एंगुलर वेव फंक्शन थी और ये रेडियल वेव फंक्शन थी। एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ये थी हमारे पास जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स आए हुए थे, ये थी, और रेडियल हमने अभी निकाल दिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये वेव फंक्शन है किस चीज़ की, ये ऐसी वेव फंक्शन है जो 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोजन जैसे दूसरे एटम्स में भी जो इलेक्ट्रॉन्स की वेव फंक्शन है वो ये है, ठीक है। काफ़ी बड़ी वेव फंक्शन है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल सकती है। ओके, अब एनर्जी जो है देखते हैं। एनर्जी के लिए हम देखें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ वी हैव k² इज इक्वल टू -2 me और h² यहाँ से, और लेमडा जो है हमारा ये था, और यहाँ से अगर आप k निकालते हो तो ये वैल्यू आ जाती है। तो अब k की वैल्यू इसके साथ इक्वल कर दो, और यहाँ से आप अगर e को निकाल दो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है फ्रॉम बोर्स प्रिंसिपल ये हमारे पास वैल्यू थी -h² ओवर 2m। अच्छा, बोर्स प्रिंसिपल, अच्छा यहाँ पे हम h कट की जगह h/2 लिखेंगे तो ये वैल्यू मज़ीद जो है कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आप पुट करेंगे जाउल में तो -21.76 × 10⁻⁻19 आ जाएगी। और जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 पे डिवाइड कर लेना है, तो -10⁻19 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास -13.6 आ जाएगी, और नीचे n² हमारे पास है। अब ये एनर्जी डिपेंड करती है किस चीज़ पे, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू -1/n²। और अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को ले तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये 2 × 4 तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, और E3 जो है हमारे पास -13.6/9 n, क्योंकि 3² 9 होता है, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम होगा, सही है। एनर्जी की जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी वैल्यू -13.6 है, और सेकंड में फिर -3.4, और फिर ये एनर्जी इंक्रीज़ होते होते इन्फिनिटी तक इसकी एनर्जी 0 हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक हाइड्रोजन लाइक एटम।